बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशां फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मंडे का दिन है। जो लोग भी सुस्ती से टीवी देख रहे हैं उनसे इल्तिजा है कि सुस्ती को भगा दीजिए, साइड पे रखिए और थोड़ी सी एनर्जी अपने अंदर ले आइए, क्योंकि मुस्कुराती सुबह का आगाज हो गया है। आज हमारा जो टॉपिक है पहले सेगमेंट का, वो बहुत ही आप समझे कि डिफरेंट है, क्योंकि हमारा जो माशरा तब्दील हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दौड़ में लगे हुए हैं, भागे चले जा रहे हैं। हर किसी का ये मोटिव है कि इंफरादी तौर पर जो है ना, एक बंदा तब्दीली नहीं ला सकता। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है शोबों से हमारे पास आज जो गेस्ट हमने मुतवज्जा हमारे जो मधु किए अपने प्रोग्राम में, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे स्कूलिंग सिस्टम के हवाले से। हमारे एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है और एक रियल एस्टेट के एजेंट भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या क्या आपके शोबों में, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा दौर में माशरे में जो तब्दीलियां आ रही हैं, तो एक आम बंदे का किरदार कितना ज्यादा जरूरी है, इंफरादी तौर पे आप कितनी बेहतरी ला सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जानिब। ताहिर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर ग्लोबल एकेडमी स्कूलिंग सिस्टम से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम है राशिद नूनारी, जो कि एडवोकेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राशिद? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, थैंक यू कहकशां साहिबा, आपने अपने नाम की तरह हम सबकी सुबह को भी ऐसे मुअत्तर कर दिया है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं औरंगजेब खान साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान स्टेट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ठीक पहले ठाक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद की अपने शो में, और बाकी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल होगी, बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ। मुस्कुराते सुबह में मुस्कुराते मुस्कुराते बातें करेंगे। मैं जानना चाहती हूँ तब्दील होते हुए माशरे में एक इनफरादी बंदे का क्या किरदार हो, चूंकि आपका स्कूलिंग सिस्टम है तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम हमारा ऐसी, हमारी जो तालीम गाह जो होती है बच्चों के लिए, वो ऐसी होती है, बहुत सी चीजें तरबियती तौर पर बच्चे घर से नहीं सीखते जो कि स्कूल से सीख रहे होते हैं। तो जो तब्दील हो रहा है माशरा, तो माशरे में कितनी ज्यादा अहमियत है स्कूलिंग सिस्टम की, जरा बताइएगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया, और आपके साथ साथ आपके चैनल मेट्रो का कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी बुला के, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपने कहा कि इंफरादी तौर पे तब्दीली की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत बिल्कुल है। इंफरादी तौर पे एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है, मैं ये समझता हूँ एजुकेशन के बगैर कोई भी चीज़ जो है कंप्लीट नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि एजुकेशन है तो सब कुछ है। हमें ये पता है एजुकेशन हासिल करने के बाद कि हम माशरे में तब्दीली अपने हिसाब से किस तरह ला सकते हैं। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। अब आप कहते हैं कि चेंजेस किस तरह आ सकती है, तालीम जो है वो एक जेवर है, और मैं ये समझता हूँ एजुकेशन के अंदर कोई भी बच्चा अगर हमारे सिस्टम के अंदर आता है तो आने के बाद हम उसको मॉन्ट से लेके मैट्रिक तक सिर्फ एजुकेट नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता है कि तालीम है और तरबियत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है बेकार है, और तरबियत है और तालीम नहीं है तो बेकार है। तो हम ये समझते हैं एजुकेशन के साथ तरबियत करना ही बहुत ज़रूरी है, तो इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। तरबियत होगी तो इंशाल्लाह मास्टर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब एक बच्चा सुबह सुबह स्कूल जाता है सर, तो उसके अम्मा अब्बा जो उसको बड़ा संवार के सजा के स्कूल भेजते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हमने देखा है हमारे माशरे में, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि अपना किरदार सही से नहीं मतलब दिखा रहे। तो उनके लिए क्या कहेंगे कि कितना जबरदस्त जरूरी है अच्छी तरीके से बच्चों को तालीम देना, क्योंकि बच्चों, हमने देखा हमारे स्कूलिंग सिस्टम जब हम पढ़ा करते थे तो हमारा पढ़ाई मतलब रट्टाफिकेशन से ज्यादा फोकस होता था कि हमें समझ आए, लेकिन आजकल ये है कि रट्टाफिकेशन उसका एक रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ लास्ट 2 इयर्स के अंदर जो क्राइसिस आए वो ओवर वर्ल्ड में आए, और उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। मुझे ऐसा फील होता है एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। अच्छा, 2 साल के बाद जब हमने रिवाइज करना शुरू किया तमाम चीजें, तो वो बच्चे जो मैट्रिक लेवल्स के बच्चे थे उनको भी पैप लेवल के बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ा, क्योंकि वो एकेडमिक सेक्शन से बिल्कुल आउट थे, सिलेबस से बिल्कुल आउट थे, किताबों को टच नहीं किया इसके अंदर। अब जब वो वापसी आए हैं बच्चे, तो ये समझ लीजिएगा आप वो बिल्कुल ग्रास लेवल के ऊपर आके उनको हमें अपग्रेड करना पड़ रहा है उन बच्चों को लेकर आके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो टाइम गुजर गया उसके बाद जब टाइम स्टार्ट हुआ है बच्चे दोबारा रिवाइज कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तमाम चीजें जो हमें टाइम रेशो हमारे यहाँ बहुत चला जा रहा है, टाइम बहुत देखे चले जा रहे हैं। बेसिक वजह क्या समझते हैं?
اور معاشرے کے جو مسائل ہیں جو پوری عوام فیس کر رہی ہے ان پہ بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کرائم ریشو کیوں بڑھ رہا ہے, جو دنیا چل رہی ہے سب سے جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں اکنامیکل ایشوز. اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, آپ کی ساری جو باتیں ہو رہی ہوگی, مذہب پہ بات ہو رہی ہوگی, سیاست پہ بات ہو رہی ہوگی, وہ چیزیں ریوالو کریں گی آپ کے اکنامک ایشوز. آپ کے یہاں پولیٹکس میں مذہب استعمال ہوتا ہے, سیاست کوئی بھی چیز آپ کر لیں تو اس کا پرپز ہوتا ہے کہ آپ کیسے اکنامیکل بینیفٹس لے سکتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اکنامیکل ریسورسز نہیں ہوتے, یا ہوتے ہیں تو وہ کرپشن کے ور چڑھ جاتے ہیں. تو جو گراس روٹ پہ لوگ ہیں ان کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنا جو ہے وہ گزر سفر کر سکیں, اپنی بیسک نیڈس جو ہے وہ پوری کر سکیں. اگر آپ دیکھیں ہم سے گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے, لیکن جب آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ اتنا رش ہے کہ آپ وہاں پہ جانا آپ کا مشکل ہو جائے گا. اسکولس میں چلے جائیں جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہاں پہ تعلیم تباہ شدہ ہے. ہر ڈپارٹمنٹ, پولیس ڈپارٹمنٹ چلے جائیں, آپ جب تک رشوت نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا. ایسے معاشرے میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو یا تو ایک لا جو ہے وہ پریویل کرے یا پھر لوگ پھر کرائم کی طرف چلے جائیں. بیسک ایشو یہ ہے کہ ہم جو لا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروائیں, اس پہ عمل درآمد کروائیں, اور ہر کسی کو اگر ٹائم پر ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا, ہر کسی کی بیسک نیڈس پوری ہوگی, تو کون انسان ہوگا جو اتنا اپنی لائف کا رسک لے گا کوئی کرائم کرنے کے لیے. تاریخ پہ تاریخ وہی والا کہانی ہے کہ بہت سستی سے ہوتے ہیں. وکیل تو بہت زیادہ لیکن ججز کی بہت فقدان ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کس چیز کی؟ بالکل میں آپ کی اس بات سے ایگری کروں گا, کیونکہ دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی اوور برڈن ہو چکا ہے. اگر ہم جوڈیشل سسٹم میں دیکھیں تو ایک جج اگر کوئی ایک دن کی اس کی اگر آپ کاسز دیکھ لیں 40 سے 50 کیسز ہوں گے. میں سنسرلی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 5-6 کیسز ہوں گے, یہ بھی ہے میں نے پریپیئر کرنا ہے اور آرگومنٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو لکھ دے. لیکن جو جج بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ 40 سے 50 کیس ہیں, وہ دونوں پارٹیز کو اس نے سننا ہے, لا اپلائی کرنا ہے, وہ بھی انسان ہی ہے. ظاہر بات ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آئے گا, پاس اور کوئی ڈیٹس نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے کہ وکیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, وہ اپنے کلائنٹ کو رائٹ دلانے کے لیے لڑے, محنت کرے تاکہ وہ اس کو لا سکے. لیکن اگر اوور برڈن سسٹم ہے تو جو ہماری لا منسٹری ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ججز پہ بھی برڈن کم کرنا چاہیے, وہ بھی انسان ہے, ان کو بھی آپ دیکھتے ہوئے آپ سیٹس بڑھائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے ریلیف ملے. عوام آپ پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, آپ کو ٹیکسز دے رہی ہے, آپ ان کو سیکیور کریں, ان کے رائٹس کو سیکیور کریں. اگر اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوگی. بالکل ہوگی. بڑھتے ہیں اورنگزیب خان صاحب کی جانب, ان سے جانتے ہیں سر ریئل اسٹیٹ کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہوتا ہے, کس طرح سے آپ لوگ جو ہے اپنی جو کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہے, بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, جو ریئل اسٹیٹ کا کردار ہونا چاہیے کیا لوگ جو ہے وہ اپنا کردار اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین آپ کا پھر میں شکریہ بہت بہت کرتا شکریہ ہوں. آپ کا بھی. بالکل اچھا رہی بات ابھی ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں, یہ کسی بھی یہ ایک ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اسے سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کردار دیکھیں سب کے سامنے ہے, اس سے کئی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. بالکل اس سے مزدور ہے, انجینئر ہے اور بلڈرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ سارے جب دیکھا جائے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ریئل اسٹیٹ دیکھیں کسی بھی ملک کے حالات کو دیکھ لیں, اس میں ریئل اسٹیٹ کا ہی کردار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ لیں, یہ جو سیناریو اس وقت چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے, ٹھیک ہے نا. بزنس چل نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, پورا سسٹم سمجھ لیں کہ جیم ہے, ٹھیک ہے. اب جب ریئل اسٹیٹ چلے گی تو ظاہر ہے سب کو روزگار ملے گا, اس سے مزدور بھی فائدہ اٹھائے گا, انجینئر بھی ہے, آرکیٹیکٹ ہیں, اور سیمنٹ والا ہے, ریتی بجری والے ہیں, تو یہ سسٹم چل پڑے گا. اس وقت سسٹم ہمارا جو ہے بالکل جام ہوا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ظاہر ملاقاتیں ہوتی ہیں اسلام آباد میں بھی لوگوں کے ساتھ کہ جی ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا آگے کریں. آپ پیچھے چلے جائیں تو ماشاءاللہ خان صاحب نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کافی آگے لانے کی کوشش کی ریئل اسٹیٹ کو, ٹھیک ہے نا. اس میں انہوں نے جو ہے وہ سبسڈی بھی دی اور بہت ساری چیزیں. اس سے کیا ہوا, سیمنٹ والا خوش ہوا, ریتی بجری والا خوش ہوا, مزدور کی مزدوریاں چلتی رہی,
आर्किटेक्ट खुशहाल हुआ, सिस्टम चल रहा था। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनसे भी कि भाई खुदारा रियल एस्टेट की तरफ आए, थोड़ा सा फोकस करें ताकि लोगों के रोजगार खोलें, लोगों को मौके मिलें। बिल्कुल मौके मिले। और महंगाई, ऐसा आपने सीमेंट का जिक्र किया, तो हर चीज जो है उसके दाम जो है, रेट जो है वो दुगने ट्रिपल हो चुके हैं। तो महंगाई ने आपकी फील्ड को कितना मुतासिर किया? बेनतहा किया। देखे ना, हर जगह आप देख लें, महंगाई जब आती है तो लोग परेशान होते हैं, ठीक है। अब जो बड़ा सेट है ना, वो इस वक्त इस जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, इसमें पैसा नहीं निकाल रहा। अब जब एक बड़ा सेट पैसा निकालेगा तो वो सिस्टम में आएगा, तो उसमें ये कि लोग खुशहाल होंगे, हर आदमी कमाएगा। तो इस वक्त ये कि बड़ा सेट जो है वो पैसा नहीं निकाल रहा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई खुदारा मुल्क की हालात को देखें, कुछ पैसा लाएं, ठीक है ना। मैं कम से कम ये जो जितने भी हमारे जो सिस्टम वाले जो चला रहे हैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई आप लोगों से कहें कि पैसा लाएं। पैसा नहीं है मुल्क में, तो डॉलर्स को करते में डर रहे हैं ना औरंगजेब साहब, लोग इन्वेस्ट करते में डरते हैं कि भाई कहीं डूब ना जाए हमारा पैसा। वो ऐसा ही है, ऐसे ही है। मैं देखें जैसे अभी रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ, ठीक है। 1 करोड़ का प्लॉट आज हम किसी को दिलवाते हैं तो हर आदमी चाहता है कि वो 1 करोड़ का प्लॉट 1.25 करोड़ का हो जाए, तो वो 1.25 करोड़ का नहीं हो रहा, वो 90 लाख का हो रहा है, 85 लाख का हो रहा है। और हर आदमी कशमकश का शिकार है, वो कह रहा है यार हम पैसा लगाए वो डूब जाएगा। तो ये हालात चल रहे हैं इस वक्त, हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है रियल एस्टेट हर मुल्क में, तो हमारी रीढ़ की हड्डी अभी कमजोर है, मतलब बहुत बेनतहा, बहुत। तो इसको जब मतलब मजबूत करने के लिए इस रीढ़ की हड्डी को हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी? देखिए मैं तो इस वक्त आपके तवज्जो से जो है इसहाक डार साहब से कहूँगा कि भाई ये बहुत मायानाज मंझे हुए जो है पॉलिटिशियन है, ये चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आए, स्टेट बैंक वालों से मिले, ठीक है, दूसरे बैंक से मिले, मनी एक्सचेंज वालों से मिले। ये जो लोगों ने डॉलर जखीरा किया हुआ है, ठीक है ना, पाउंड जखीरा किए हुए हैं, यूरो जखीरा किया हुआ, इवन आप जाएं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको जो है इसमें सऊदी रियाल नहीं मिलेगा, ये इसके अलावा ये जो यूएई का दिरहम है वो नहीं मिलेगा। तो मुझे पता है, हम तो जाहिर रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, लोग कहते हैं रियल एस्टेट में माफिया आ गया। भाई माफिया तो आजकल हर जगह है, हर जगह, ठीक है। अब आप आ जाइए, जितनी भी बैरूनी करेंसीज है ये लोगों ने डंप किए हैं बेसमेंट्स में। तो ये जब पैसा जब तक आएगा नहीं, ये जब डॉलर का, देखिए मैं डॉलर जो जखीरा अंदोज लोग हैं उनसे आपके तवज्जो से कहता हूँ कि खुदारा भाई डॉलर को छोड़े, आप अपनी करेंसी में पाक रुपीज में जो है ट्रेड करें, ताकि लोगों को जो है रोजगार मिले। लोग परेशान हैं इस वक्त सिस्टम में, बहुत परेशान है। और इसहाक डार साहब से मैं कहता हूं कि खुदारा आप आइए, जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं इनसे मुलाकात करें और कुछ इनको थोड़े से अकल के नाखून दिलवाएं, उनको बोलें कि भाई कुछ लोगों को ख्याल करें, लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल बहुत परेशान है। और माफिया का आपने जिक्र किया, तो माफिया, स्कूलिंग सिस्टम को भी माफिया कहा जाता है। सर इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि हर डिपार्ट माफिया बना हुआ है जी। वो अच्छा डिपार्ट है या बुरा डिपार्ट है। तालीम एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसकी लोग इज्जत भी करते थे और कोशिश ये होती थी कि वो जाके अपनी अच्छी एडवाइस भी दें। लेकिन अब मुल्क की हालात को सामने रखते हुए हर आदमी परेशान है इस वक्त। उसकी एक मेन वजह ये है कि लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे किसी भी चीज को। जिनके यहाँ 4 बच्चे हैं वो एक बच्चे को एजुकेशन दिलवा रहे हैं, 3 बच्चों को घर में बिठाया हुआ है उन्होंने। क्या कहने, किस तरह पे करें बच्चों की फीसिस वगैरह, क्योंकि इदारों के भी अपने मसाइल हैं, इदारों की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। डेफिनेटली जहां तक सपोर्ट कर सकते हैं वो तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टाफ जो आपने हायर किया हुआ उन स्टाफ को विदाउट सैलरी जो है आप जो है उनको रिटर्न कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको 1 चांस तो लेना पड़ता है तमाम चीजों के लिए। तो लोग परेशान होकर आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कोई इमाम साहब हैं तो उनके लिए भी कोई ना कोई फतवा जरूर लोग दे देते हैं कि जी अब तो ये इमाम भी जो है वो इनके पीछे नमाज पढ़ना सही नहीं है। तो अब तो आप किसी भी चीज को, एजुकेशन को भी लोग इसी तरह जो है वो कहते हैं कि ये तो एक माफिया बन चुका है। बिल्कुल ऐसे हमारे जहनों में ना, हम लोग पाकिस्तानी, पता नहीं मुझे लगता है कि हम कुछ भी किसी के बारे में भी फौरन से राय कायम कर लेते हैं और जजमेंटल है, बहुत ज्यादा बता देते हैं कि भाई ये चीज तो यूं है, ऐसा ही है। ऐसे ही एडवोकेट साहब, वकीलों के बारे में भी कहा जाता है कि भाई ये, लेकिन यूनिटी बहुत है। मैंने देखा है जब भी कुछ ऐसा होता है तो सारे वकील हमारे मिलके, क्योंकि हमें यूनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमें सिर्फ एक ही शोबे में नहीं,
नहीं, हमें हर शोबे में यूनिटी की जरूरत है। हम लोग अगर एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहेंगे और अब एक दूसरे के ऊपर बातें करते रहेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो ईमान, तंजीम और इत्तेहाद, कायदे आज़म के कॉल है कि ये चीजें जरूरी होती हैं। तो हमारी कौम में ये चीजें मिसिंग है। जब ये चीजें मिसिंग हो जाएंगी तो फिर किस तरह से पाकिस्तान ग्रो करेगा? और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप न्यूज देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी होने वाला है, यू नेवर नो कि क्या हो जाए। तो इस वजह से अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जो है, मैंने बताया आपको कि माफिया के अल्फाज आपको भी ऐसे सुनने पड़ते होंगे। नहीं, माफिया का जो लफ्ज है वो खास तौर पे हमारे फील्ड से नहीं जुड़ा होता। ठीक है। क्योंकि हमारी जो कोशिश होती है वो माफिया को खत्म करने के लिए होती है। वेरी गुड। क्योंकि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी साल को, किसी भी बंदे को जो विक्टिमाइज हुआ है उसको हम रिलीफ दिलवाएं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस रूट पे वर्क कर रहे होते हैं। अगर देखें हम गवर्नमेंट की सतह पे वो डिलीवर नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये भी है कि हम एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन, हम लोग भी फेल्ड हैं। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट को बनाने वाले हम लोग हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ कानून होता है, चाहे किसी भी चीज से, क्राइम को रोकने के लिए कानून है, आपकी हकूक को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून है। लेकिन मसला क्या होता है कि ग्रास रूट पे लोगों को पता नहीं है कि हमारे हकूक क्या हैं, हम उनको ले कैसे सकते हैं। ठीक है। तो बड़ा फुकदान इस चीज का है। तो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि लोगों को पता चले। एक मैं आपको अपना मिसाल देता हूं, मेरा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट घोटकी से ताल्लुक है। वहां पे लाइब्रेरीज नहीं थी हमारे यहाँ। एक लाइब्रेरी थी कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिसफंक्शनल हो गई थी। ओके। तो हमने एक मूवमेंट चलाई, यहाँ पे हम लोग सीएम साहब को अप्रोच किया, डीजी कल्चर को अप्रोच किया, हम लोगों ने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दी, उनको अप्रोच किया। और हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज काम करें डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, समझे कि बिजनेस हब है एक किस्म का, एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर है, माड़ी पेट्रोलियम है, ओजीडीसीएल है। तो हमने उनको भी इंडिविजुअली अप्रोच किया कि भाई आप लोग भी फंड रेज करें, यहाँ पे बच्चों की तालीम का मसला है, आप उनको फैसिलिटेट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद इन अ ईयर तकरीबन 3 लाइब्रेरीज एस्टेब्लिश करवाई जो अभी तक वहां पे चल रही हैं। माशाल्लाह। और अगर अवाम जो है वो विजिलेंट हो जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। हमने एक मूवमेंट चलाई थी, एक एक्ट हमारा सिंध ने पास किया हुआ, सिंध ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे को या किसी भी एनजीओ को आप अप्रोच कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई आप मुझे बताएं कि आपके पास कितने फंड्स हैं, किस जगह पे कितने फंड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछ सकते हैं कि आप ये जो अमाउंट आपके पास आ रहा है वो आप किन स्कीमों पे खर्च कर रहे हैं, रोड पे खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल पे खर्च कर रहे हैं, आप हमें उसकी डिटेल्स दें। तो हमने इसी कानून को सहारा बनाते हुए अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया। तो हमने उनसे ये पूछा कि 10 सालों में आपको जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं यहाँ पे, वो वेलफेयर के लिए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको फंड्स देती हैं, वो आपको कितने मिल रहे हैं, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। जब हमने काफी प्रेशर डेवलप किया तो उन लोगों ने बताया कि इस साल जो है हमें 3.25 अरब का अमाउंट मिला है जो हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी में खर्च करेंगे। आप लोग एप्लीकेशंस मूव करवाएं, आपके एरिया को, आपके विलेज को कौन सी चीज चाहिए, कौन सी स्कीम चाहिए, उस पर हम वर्किंग करके आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफी जगहों पे अभी उसी चीज, उसी अमाउंट से वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। माशाल्लाह। तो जब अवाम जो है विजिलेंट हो जाती है तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो हमारी है उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, प्री एसेंशियल्स हैं, वो आपकी विजिलेंट पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है। अगर आवाम जो है वो एजुकेटेड है, अपने हकूक लेना चाह रही है, समझ रही है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आवाम को वही बात है ना, अपने हुकूक का पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारे एक्चुअल हुकूक है क्या। बढ़ते हैं औरंगजेब खान साहब की जानिब। सर, जैसे कि आपने बताया कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आपकी फील्ड मुतासिर होती है और रीढ़ की हड्डी होती है हर मुल्क का रियल एस्टेट। लेकिन यहाँ पर जो है, जैसे अगर मैं कराची की बात करूँ, रहने के लिए प्लॉट्स बने जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं, अपार्टमेंट्स बने जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार मैं देख रही हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट करते में डरता है, जैसे हमने जिक्र भी किया। तो क्या क्या चीजें, क्या क्या इकदाम हमें करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क ग्रो कर सके? क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो धक्का पेले चल रहा है ना हमारा मुल्क, इस तरह से तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी क्या राय है? देखिए, इस वक्त जो हालात, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया, जो हालात चल रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना जी। हर आदमी घबराया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। अब उनका दिल बढ़ाना नाम है किसी तरह से। इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो मुल्क है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे कायम है। ठीक है। अब ये मुल्क, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि कहीं नहीं जा रहा, कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। ये जो है ये बकवास बातें हैं। ठीक है। इसके लिए क्या है, लोगों का दिल बढ़ाना है, गवर्नमेंट को फोकस करना है रियल एस्टेट की तरफ कि भाई आप रियल एस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए। ठीक है। आपने बिल्डर्स को तो दर्जा दे दिया, इस वक्त रियल एस्टेट को जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, आपके तवज्जो से, आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कहना चाहूंगा कि खुदारा आप पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी मुल्क की तरफ जो है पैसा भेजें। ठीक है। आपका मुल्क कहीं नहीं जा रहा,
इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इसको ओवरसीज पाकिस्तानी ही चला रहे होते हैं, ठीक है। हमारे जो लोग हैं इस वक्त समझने के बहुत परेशान है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो इस वक्त मैं दोबारा इसहाक डार साहब से कहूँगा कि खुदारा आप देखें, लोग यकीन करो, लोग बहुत परेशान हैं। हर आदमी जो है वो परेशानी का शिकार है, बिल्कुल छोटा आदमी परेशान है, मिडल जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, और जो हाई क्लास जो लोग हैं वो इसलिए परेशान है कि उन्होंने पैसा जो है रखा हुआ है, वो पैसा सिस्टम में नहीं आ रहा, सर्कल में नहीं आ रहा। जब तक पैसा सिस्टम में नहीं आएगा तो एक आम आदमी उससे कैसे फायदा उठाएगा। बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मिडिल क्लास भी परेशान है, लोअर क्लास भी परेशान है, और जो अपर क्लास एलीट क्लास है ना वो भी परेशान है। लेकिन वो इसलिए परेशान है कि उन्होंने पैसा तो उनके पास है जी, लेकिन वो लगा नहीं पा रहे हैं, लगा नहीं पा रहे। वो लगाएंगे तो तब जब उनको कुछ रिटर्न मिलेगा, हाँ। ठीक है ना। तो इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से यही कहना चाहूंगा, जो बड़ा सेट है कि खुदारा भाई आप सिस्टम में पैसे को लेके आए, ठीक है। इसहाक डार साहब से भी कहूंगा कि आप लोगों के पास बहुत इन्वेस्टर्स हैं लेकिन वो थोड़े से डरे हुए हैं, उनका डर हमने खत्म करना है कि देखिए मुल्क को कुछ नहीं हो रहा, कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, ये मुल्क देखेंगे इसी तरह ये लूला लंगड़ा चलता रहेगा। लेकिन ये मैं चाहता हूं कि आप जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं, यहाँ करें, ठीक है। डॉलर्स की तरफ ना देखें, डॉलर्स को मैं कहता हूं कि छोड़ दें। डॉलर जो आप लोगों के पास जो जखीरा किया हुआ है, मैं जखीरा अंदाजों से कहना चाहूंगा खुदारा भाई आप डॉलर्स को मार्केट में लेके आएं, ठीक है, अपनी करेंसी की तरफ इसको बढ़ाएं। जब तक आप डॉलर्स को नहीं छोड़ेंगे तो कैसे मामला चलेगा। बिल्कुल, एक आम बंदे की भी अगर सोच की बात करूं तो मैं सबका यही सोच है, सबकी यही सोच है कि यार डॉलर में इन्वेस्टमेंट करो, डॉलर में जो है वो सेविंग करो। तो जब अगर ऐसे आप डॉलर में सेविंग करेंगे तो फिर अपने रुपये की तो कदर गिरेगी ना। ऐसा ही हो रहा है, यही तो है, और ऐसे ही हो रहा है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझें और अपने मुल्क से प्यार करें, अपने पैसे से प्यार करें, वरना फिर हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो वो नाजुक दौर 70 साल से हो रहा है, 72 साल से ऐसे ही हो रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला मुल्क को, ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बस ये जखीरा अंदाजों से कहना चाहूंगा खुदारा डॉलर्स के लेन देन को छोड़े, अपनी पाक रुपीज में इसको जो है वो आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। और पाकिस्तानी से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदारा आप अपने मुल्क में पैसा लेके आए, बिल्कुल पैसा लेके आए, और हम ताकि हर आदमी इससे फले फूले। बिल्कुल, हर आदमी जो है वो फले फूले। और हम ऐसी गुफ्तगू हो गई जरा, मैं चाहती हूँ कि अब इस गुफ्तगू को जो है ना वो डिफरेंट थोड़ा से हम बात करते हैं और अपने शो में लेके आते हैं एक एनर्जी का ऐसा लेवल कि आप लोग सुन के, और जब जैसे आप सुनते हैं उनके डांसिंग मूव्स और उनके गाने इतने जबरदस्त होते हैं, मैं दावा देना चाहूंगी ऐसे खान साहब को कि वो आए और छा जाए। जी जनाब, तो ये थे ऐसे खान साहब। आप लोगों ने एंजॉय किया? बहुत ज्यादा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मतलब मैंने सोचा कि ऐसी बातें हो रही है, बिल्कुल मदोशी हो गई। जी जी, मुल्क के हालात में जब भी ऐसे खान साहब आते हैं ना, गुनगुनाते हैं, उनकी आवाज इतनी अच्छी, और जब थोड़े अच्छे से गाने सुने जैसे तड़कते भड़कते हुए, तो उससे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है। अच्छा, मुल्क के हालात पे बात हो रही थी तो मैं स्कूल के हवाले से आपका जरा जानना चाहूंगी कि स्कूल जो है आपने बताया कितने सालों से जो है वो वाक़ई है, कब से ग्लोबल स्कूलिंग सिस्टम जो है अपना किरदार जो है निभा रहा है, दिखा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल एकेडमी 2021 से माशाल्लाह नॉर्थ कराची में अनाउंस किया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2001 से स्टार्ट किया था, 2022 आ गया, 21 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ग्लोबल एकेडमी को। जबरदस्त। तो क्या मतलब जो आपके स्कूलिंग सिस्टम में वो क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं है, जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश ये थी एजुकेशन के साथ साथ जिस तरह निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां होना बच्चों के लिए जरूरी है इसके अंदर, जिस तरह तालीम के साथ साथ तरबियत होना जरूरी है इसके अंदर। तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इन तमाम चीज़ों में भी उजागर किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों में सबसे मेन चीज़ हम एजुकेट तो कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस लेवल को अप नहीं कर पा रहे हैं हम किसी भी तरीके से, जिन वजूहात की बिना पे बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों के अंदर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी करवाना बच्चों के लिए जरूरी है। तो मेरा एम यही है कि बच्चों के अंदर दोनों चीज़ें जो है एक साथ इंशाल्लाह डेवलप की जाए, जिसकी बदौलत बच्चे जो है अपनी बात को जस्ट 1% के सामने नहीं बल्कि थाउजेंड्स लोगों के सामने आकर अपनी बात को अच्छी तरह बयान कर सकें। दैट इज माय पॉइंट। जबरदस्त। लेकिन पहले देखा, पहले जो हमारे स्कूल से वो ग्राउंड में होते थे, हम लोग जो है वो खेलते भी थे, एक्टिविटीज ज्यादा होती थी। आजकल के स्कूल जो है वो बिल्डिंग में वाक़े होते हैं, छोटी जगह पे वाक़े होते हैं। क्या एक छोटी जगह पे जो स्कूल वाक़े है वो सारी बच्चों को वो क्वालिटीज प्रोवाइड कर सकता है, जो कि जरूरी नहीं है कि ग्राउंड हो? क्या आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, पार्क होनी चाहिए।
लेकिन वहाँ ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बात ये है कि मैं अगर अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में भेज रहा हूँ तो यकीनन मैं उन पे डिपेंड करके भेज रहा हूँ कि मेरे बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे वहाँ पे, और एजुकेशन ना हो तो इन बड़ी बिल्डिंग्स को क्या है, बिल्कुल बेकार है। सबसे मेन चीज तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्चे में टैलेंट क्वालिटी किस तरह की डेवलप कर रहे हैं स्कूल्स वाले। अगर आपका बच्चा घर आके स्कूल से घर आके आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इट्स मीन्स कि आप अपने बच्चे को राइट पॉइंट पे जो है वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं आप वहाँ पे। अगर बच्चा आके आपके घर पे आप पीछे पड़े हुए बेटा ये किताबें खोल लीजिए और काम कीजिए और उनकी पिटाई लगा रहे हैं और उनको आप जो है तशद्दुद कर रहे हैं या उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और बच्चे फिर भी भाग रहे हैं, बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि वो इदारे जो हैं जो बड़ी जगह लेके एजुकेशन नहीं दे पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दे पा रहे, मैं चंद इदारों की ऐसी बात कर रहा हूँ कि बच्चे जो है वहां जाके नहीं लर्निंग कर पा रहे। लेकिन अगर एक छोटा स्कूल है और छोटी जगह पे और वहां जाके वो एजुकेट हो रहा है और तालीम हासिल कर रहा है, आपको घर आके रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा, तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में वो बेहतर है चीजें। तो मेन चीज है बच्चे घर आके रिस्पॉन्स दें जो आपने स्कूल पे भेजा, ट्रस्ट किया हमारा। बिल्कुल। अच्छा, पहले जो स्कूल्स में होता था, पहले स्कूल जब बच्चे पढ़ते थे हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं होती थी एज सच, किसी ने शादोनात को कभी पढ़ा लिया, लेकिन आजकल बच्चों को स्कूल के साथ साथ ट्यूशन की जरूरत भी होती है। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए ये लोगों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। मेरे यहाँ बच्चे एडमिशन्स के लिए आते हैं तो मेरी पेरेंट्स से फर्स्ट डिस्कशन यही होती है, आप मेरे पास बच्चे को क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर आप मेरे पास बच्चे को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप मेरे पास एडमिशन करवाएं और उसके बाद आप स्कूल की टीचर्स को अप्रोच करें कि आप हमें ट्यूशन भी पढ़ाएं, तो फिर आप ऐसा कीजिए ट्यूशन पढ़वा लीजिए, स्कूल में मत लेकर आइए यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि अगर आप स्कूल भेज रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर्ली ट्रस्ट कीजिए। और मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चों को जस्ट 1 आवर दें, कम से कम 1 घंटा दें, ट्यूशन पढ़ाने की आपको जरूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि टीचर्स को हायर इसीलिए कर रहे हैं, वो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें तालीम दें। अगर वो टीचर्स जो हैं स्कूल में नहीं पढ़ाएंगी और ये सोच के पढ़ाएं कि या पेरेंट्स कहेंगे मैं टीचर्स को हायर कर लूं, घर पे ट्यूशन पढ़वा लूं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा एक रिवाज नहीं है, अच्छा एक तरीका नहीं है इसके अंदर। तो स्कूल इस चीज को बाउंड करें कि जो स्कूल के अंदर टीचर्स मौजूद हैं इस वक्त, वो उनको बाउंड करें, वो किसी भी बच्चे को स्कूल के ट्यूशन ना पढ़ाएं, ताकि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जाए। और पेरेंट्स जो है इन तमाम मसाइल से भी, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह की परेशानी है, उसके अंदर पेरेंट्स कहते हैं नहीं जनाब स्कूल पढ़ाएं तो ट्यूशन भी पढ़ाना है। बिल्कुल। तो इस ट्यूशन कल्चर्स को खत्म होना चाहिए और स्कूल जो है अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो 100% जो है ट्रांसफर करें बच्चों के अंदर और टीचर्स को बॉन्ड करें तमाम चीजों की। बिल्कुल, टीचर्स को बॉन्ड करें। बिल्कुल। औरंगजेब भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फरमाइएगा। मैं राशिद भाई जी, आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मेरे बच्चे माशाल्लाह बेकन हाउस में पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम उनको जो है ट्यूशन भी करवा रहे हैं, ट्यूशन क्लिफ्टन में हमारी रिहाइश है। तो ये क्या है? ये नहीं, अभी आपकी तो मैं बात समझ रहा हूँ, मुझे आपके स्कूल का तो नहीं पता, लेकिन जो बड़े स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल है, बेबीओ है, हमारे बच्चे बेकन हाउस वाले हैं, लेकिन ट्यूशन चल रही है साथ। मैं आपको बताऊं ना, देखिए असल में होता ही है कि एक मिडिल क्लास तबके के जो पेरेंट्स हैं वो तो शायद अफोर्ड नहीं कर भी पाते और कर भी पाते हैं, लेकिन जो जिस तरह आपने कहा बेकन हाउस स्कूल के अंदर आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां तो अब सिस्टम ऐसा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चे होमवर्क कर कर आए, आपने बच्चे को टच नहीं करना है, ठीक है ना, आपने बच्चों को किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा सख्ती से ये नहीं कह रहे कि आप होमवर्क करके क्यों आए, इसके अंदर बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। अब तो सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ फ्राइडे और सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन ऐसे हो गए हैं कि पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि बच्चे को स्कूल भेजे और बच्चे खुद भी नहीं चाहते कि स्कूल जाया जाए इस कोविड के बाद। अब तो ऐसी कंडीशंस हो गई इसके अंदर। तो उस सूरत के अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज भी मैं अपने बच्चे को जो ना जरूरत में पेश आ रही है। अच्छा आप लेक्चर देंगे, मतलब जब भी आप जो है इस बात पे एकदम से अलर्ट हो गए और होने का कि मैं बात करना चाहता हूं। उसकी वाहिद वजह सिर्फ यही है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, जब बच्चे को स्कूल के अंदर किसी भी किस्म की बात या उन बच्चों को ये नहीं कहा जाएगा कि बेटा आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए, आप लास्ट वीक से एब्सेंट क्यों थे, तो डेफिनेटली फिर आपको इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर आप बच्चे को स्कूल में जब एजुकेशन करवाने के लिए नहीं भेजे तो घर में आपको डेफिनेटली बच्चों को करवानी पड़ेगी। तो ये वजूहत है ट्यूशन बच्चों को अरेंज करने की जो पेरेंट्स अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स तो अपनी तरफ से मुझे लगता है अपना किरदार अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है, वो तो ये पीछे लगे रहते हैं कि बेटा पढ़ लो, नाम रोशन कर लो, कुछ बन जाओ। लेकिन जो जुस्तजू हम में हुआ करती थी ना बचपन में, हमें खौफ होता था हमारे पेपर्स होने वाले हैं, हम शादियों में नहीं जाते थे, हम कहीं पे भी नहीं जाते थे। लेकिन आज के बच्चे बहुत रिलैक्स रहते हैं, केयर टेकर चिल पिल मॉम, कोई मसला नहीं है, क्या हो गया, पढ़ लेंगे। अरे भाई ये अगर रवैया रहा तो फिर किस तरह से पढ़ेंगे? जैसे कि औरंगजेब भाई ने कहा कि मेरे बच्चे ट्यूशन मतलब
मतलब लेक्चर आपने जो दिया आज बच्चों को, जी। तो आपने यही लेक्चर दिया था कि पढ़ लो। यकीन करें अभी नाश्ते के दौरान मैंने बच्चे से कहा, बेटा मैंने कहा आखिर क्या करना चाह रहे हो इस हालात में? मैं जो है वो बेकन हाउस में पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद इतनी अच्छी ट्यूशन में तुम्हें करवा रहा हूँ। बिल्कुल मजाक नहीं है इस हालात में देखा जाए तो, जो सिनारियो आप देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, ये बेकन हाउस वाले जो इसमें 50,000 भारी 52,000 फीसेस जी, रुपए ये मंथली फीसिस ले रहे हैं। उसके बावजूद हम बच्चों को 25,000 रुपए ट्यूशन दें और उसके बावजूद आप ना पढ़ो तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो अपनी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात लेकिन है। अब मुझे नहीं पता स्कूल वालों का कसूर है, ट्यूशन वालों का कसूर है। हमारी तो कोशिश है कि बच्चा पढ़ लिख जाए। हाँ, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्कूल वाले क्या कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल्स की फीस का अगर हम एक बात करें तो फीसेस इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि आपका एक आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी जो है वालिदैन बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बावजूद करके अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखते हैं और फिर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एडवोकेट बने, मेरा बच्चा जो है वो रियल एस्टेट में चला जाए, मेरा बच्चे का एक अपना स्कूल हो। ये जो ख्वाब है ये पेरेंट्स शुरू से देखते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं अब राशिद की जानिब। राशिद से जानते हैं, राशिद क्या बचपन से सोचा था कि मुझे एडवोकेट बनना है? बिल्कुल, मैं तकरीबन मैट्रिक क्लास, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी एक अपने तासुरात होते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, या कोई ऐसी फील्ड देखता है या उसका कोई रिलेटिव कोई आसपास के लोग होते हैं उस फील्ड में, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उस फील्ड में चला जाऊं। लेकिन जब आपका एक कॉन्शियसनेस आपकी डेवलप होती है, आप समझते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, तो फिर आप उस स्टेज पे होते हैं कि आप अपने लिए डिसीजन ले सकें। बिल्कुल। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे पास दो ऑप्शन हुआ करते थे, आइदर आप इंजीनियरिंग चूज करें या आप मेडिकल फील्ड चूज करें। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे मैथमेटिक्स आती नहीं थी। ओके। तो अब मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि मैं इंजीनियरिंग में जा नहीं पा रहा था। तो अब मेरे लिए ऑप्शन क्या बचा, या मैं मेडिकल चूज कर लूं फिर। तो इस सिस्टम में जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सिर्फ इन दो चीजों में फिट आ जाए, या मेडिकल में आ जाए या इंजीनियरिंग में आ जाए। अजीब सी दौड़ लगी हुई है जी। बिल्कुल। तो जब कैरियर काउंसलिंग होगी तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं, आप किस चीज को परसू कर सकते हैं, आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है। तो जब मेरी कॉन्शियसनेस डेवलप हुई तो मैंने सोचा कि इस मुआशरे में जहां पे नाइंसाफी उरूज पे है, हमें कुछ ना कुछ करके अपने तरफ से जो है वो जुस्तजू करके अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैंने ऑप्ट किया कि मुझे लॉ करनी चाहिए। ओके। और अभी जब एजुकेशन की बात हो रही थी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हमारे पास ज्यादातर जो बात होती है वो फॉर्मल एजुकेशन पे होती है, यानी कि हमारी जो डिग्रीज होती हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स वगैरह। अभी अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इतना है कि हद हो गई है। आप मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, आप एक चपरासी की नौकरी के लिए 5-5 लाख देने के लिए तैयार हैं, पुलिस में कांस्टेबल होने के लिए आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर आपका एजुकेशनल रेशो, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी इस जगह पे आ गई है, तो उस मुआशरे में आप एजुकेशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज के मॉडल्स देखें उनकी तरक्की के, वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना रहें, आप अपना लेवलीहुड करें, आप एंटरप्रेन्योर बने, आप अपना इन्वेस्ट करें, अपने कोई स्किल्स आप सीखें, उस पर आप वर्किंग करके अपना और जो है वो मुल्क का नाम रोशन करें आप। बिल्कुल। अब क्योंकि बात हो रही है, हम 3 मर्द बैठी हैं, आप एक खातून, हमसे जो है वो समझे कि इक्वलिटी पे बैठी हुई हैं, हम 3 आप एक। तो एक मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मुआशरे में जहां पे वुमेन रेशियो 50% से ज्यादा है, उस मुआशरे में क्या वजूहत है कि वुमेन कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं प्रॉपरली हमारे सिस्टम में। अगर चाइना में देखें तो जो औरतें हैं, बांग्लादेश में औरतें हैं, वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रही हैं, वर्किंग जो है वो फील्ड में आई हुई हैं। हमारे यहाँ क्या वजूहत है, क्या बैरियर्स हैं कि हमारे माशरे में वुमेन्स जो है वो प्रॉपरली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं? मसला ये है, जहां तक मुझे लगता है कि जब शादी हो जाती है ना खवातीन की, तो उनका ये होता है कि बस अब शादी हो गई, अब मेरी डिग्री जो है उसको साइड पे कर लेते हैं, बच्चों को पढ़ा लें, बच्चों के में लग जाती हैं, अपनी ससुराल को देखती हैं। हालांकि वो सब चीजें मैनेज करने के साथ साथ अपने प्रोफेशन को भी मैनेज कर सकती हैं। अब मेरी इतनी रिश्तेदार हैं जो कि लॉ की डिग्री हासिल करके वो वकील बन चुकी है, लेकिन वो अपनी फैमिली को देख रही है, उन्होंने अपना प्रोफेशन साइड पे रख दिया, अपने सारे ख्वाब जो है वो सबको, मतलब एक बहुत मुश्किल होता है जब आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के, क्योंकि लॉ की बुक्स होती है, बहुत मोटी किताबें होती है, आपने पढ़नी होती
होती है, फिर आप जब पास हो जाते हैं उस प्रोफेशन में, तो एक तरीके से या तो फिर मैं बोलती हूँ खवातीन को कि आप वो पढ़े ही ना, फिर अगर आप किसी की, क्योंकि जो दूसरी डिजर्विंग बंदी होगी वो अगर आप पास हो गई वो ना हो सकी तो फिर आपने तो उस चीज को किल कर दिया। तो बेसिक वजह मुझे लगता है ये है। लेकिन मैं अपनी तमाम बहनों को यही कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी शादी के बाद अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि आप ये समझे शादी हो गई तो बस सब कुछ खत्म हो गया, अब जो है वो जिंदगी रुक गई, या बस अब जो है बस यही चीज है, इसी पे ट्रेंड पे चलते रहेंगे। आप उस ट्रेंड पे चलते चलते बहुत सी चीजों को देख सकती हैं, बहुत सी चीजों को कर सकती हैं, और अपने मुल्क में आज आप शाना बशाना मर्दों के काम कर सकती हैं। तो कभी भी ये ना सोचें, अपने आप को डिग्रेड ना करें, अपने आप को कमतर ना समझें। आप जो है वो सब कुछ कर सकती हैं, आप मुझ पे ट्रस्ट करें, बस आपको अच्छे अच्छे कामों से अपने आप को खुश रखें। बस ये मुझे लगता है कि ये वजह है कि खवातीन जो है वो शाना बशाना काम करना तो चाहती है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। मेरे भी काफी कलीग्स थी क्योंकि हम लोग लॉ परसू कर रहे थे, अभी कुछ लोगों ने शादी कर ली, वो हाउसवाइफ बन गई हैं, कुछ फील्ड में स्ट्रगल करना नहीं चाह रही है एटमॉस्फेयर की वजह से, फैमिली प्रेशर की वजह से, या मेडिकल की फील्ड भी काफी होती हैं लड़कियां जो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनका आप जो बताया कि शादी हो गई, शादी के बाद में घर बैठ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन-लॉज का भी किरदार होता है। मैं चाहती हूँ इन-लॉज का किरदार होता है, इन-लॉज का और हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप एक इंजीनियर से शादी करके लाएं तो आप ये ना सोचें कि भाई अब ये जो है ना, अब तुम चूल्हा चक्की देखो, बस अब तुम ये काम करो, छोड़ो, भूल जाओ जो तुम्हारे सुहाने ख्वाब थे। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो फिर वो जो है वो डॉक्टर जो है वो अपनी डॉक्टरी आगे बढ़ा के पढ़ सकती है, जो भी वो करना चाहती है वो कर सकती है। तो इन-लॉज का और सबका, अच्छा मुझे आवाज नहीं आई है कुछ, अच्छा जी, पता नहीं अचानक से जो मेरे टॉप बैग में जो है ना वो कुछ हो जाता है, कभी आवाज मुझे आती है कभी नहीं आती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको आपको मैनेज करना है, इसी को हम लाइव प्रोग्राम कहते हैं जनाब नाजरीन। और बढ़ते हैं ताहिर साहब की जानिब, उनसे जानते हैं, जैसे कि आप गुफ्तगू में बहुत एक पुरशनास सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इसकी वजह जानते हैं। ताहिर भाई क्या मतलब इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट कैसे आपके चेहरे? आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि जिंदा रहना है जी, जनाब मुस्कुराते रहना है। एग्जैक्टली तो मेरी बात, आपने अपने सवाल का जवाब कुछ देर पहले खुद ही दिया आपने। लेकिन नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो कि अमल नहीं करते, मतलब बैठे होते हैं भाई सही है बोल दिया, अब उसके बाद मुस्कुराहट नहीं रखते। लेकिन मुस्कुराती सुबह है ना, जब मुस्कुराती सुबह होती है, असल में आपका टाइटल इतने खूबसूरत है और उसमें ये चीज नजर ना आए तो मुझे बताइए, फिर तो बेकार है यहाँ बैठना। बिल्कुल ऐसे ही। और आप जैसे मौजूद मेहमानों की वजह से मुस्कुराती सुबह में चार चांद लग जाते हैं। आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मैं कैच कर सकती हूँ, क्योंकि जब बैठे होते बात कर रहे होते तो पता चलता है। अच्छा, पढ़ाई के हिसाब से बात हो रही है, आप लोगों के सबके अपने डिफरेंट शोबे हैं, तो मैं चाहूंगी कि सब अपने अपने शोबों के हिसाब से भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आप जो मतलब माशरे में जो भी कुछ हो रहा है उसके हिसाब से सब जवाब दे सकते हैं। एक इनफरादी तौर पे बंदा, मतलब आप एक ना सोचे कि आपका ग्लोबिंग स्कूलिंग सिस्टम है, या आप एक ऐसे आम आदमी के तौर पे क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कि मैंने कहा था नाजुक दौर से गुजर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या इकदाम होने चाहिए? क्या हुकूमत का ही किरदार है कि वो सब कुछ करे, अवाम जो है उसका कोई किरदार नहीं है? क्योंकि अवाम जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर तो रही होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे? ये बिल्कुल जिस तरह गवर्नमेंट का एक अहम रोल है, जिसमें रियासत के बगैर मुल्क नहीं चलते, ऐसे ही ना, इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी अगर इंडिविजुअली अपना रोल अदा करे तो ये मुल्क कोई वजह नहीं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, और खास तौर पे कराची के अंदर, कराची तो इस चीज से मशहूर था कि यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, ये पूरे पाकिस्तान का हब है यहाँ पे। तो हर आदमी, सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअली पूरे पाकिस्तान से लोग अगर अपना किरदार अदा करना चाहें तो कोई वजूहात नहीं, कोई वजह नहीं कि हम भी जो है दूसरे कंट्रीज की तरह अपने मुल्क को आगे ना बढ़ा सकें और ये मुल्क तरक्की ना कर सकें। लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ, जी एग्जैक्टली, पॉजिटिव सोच के साथ आगे जाना है, नेगेटिव सोच के साथ नहीं जाना है कि ये कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं, नहीं जनाब, ये कर रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है कि इस काम को, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना रोल अदा करना, वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, किसी भी शोबे के अंदर। बिल्कुल। बढ़ते हैं राशिद की जानिब। जी राशिद भाई बताइए। देखें, जो रियासत है उसका अपना वजूद किसी काम का नहीं है जब उसमें सिटीजन्स नहीं है। एक रियासत को बनाने वाले हम लोग होते हैं, इंडिविजुअली हम लोग एक सोसाइटी बनाते हैं, एक रियासत बनती है, और रियासत का काम होता है उन हुकूक को सेफगार्ड करे जो उसके सिटीजन्स के हैं, बिल्कुल, ताकि उसके अपने सिटीजन एक दूसरे के हक तलफी ना करें और रियासत उनको सिक्योर करे। अब जहां पे बात आती है कि अवाम क्या कर सकती है, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या कर सकता है, देखिए जब भी इनकलाब आता है तो एक अकेला बंदा लेके आता है। मैंने अपनी एक मिसाल दी, हमने डिस्ट्रिक्ट अपनी घोटकी में वर्किंग की, एक अकेले बंदे ने आवाज उठाई, हर चीज हो सकती है। अब हम निकल रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, सफाई का अगर हम निजाम देखें, हम गवर्नमेंट पे लानत मलामत करते हैं,
करनी भी चाहिए, क्योंकि उनका वो फर्ज है कि वो अपनी टैक्स ले रहे हैं तो वो परफॉर्म करें, परफॉर्मेंस दिखाएं। लेकिन एक इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हम अपने घर का माहौल साफ करके बाहर निकल रहे हैं, वहां पे सड़कें अगर खराब है तो उनको देखें कि सफाई वगैरह अगर हमारे एंड पे हम लोग निकलते हैं, बाइक पे गाड़ी पे शापर्स फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करते हैं। बाकी गवर्नमेंट पे अगर हम सिर्फ रिलाय करेंगे, हम एक समझे वीक इकोनॉमिक कंट्री है, तो गवर्नमेंट हमें सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अब पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं, सर ने कहा कि आपकी जीडीपी प्लस में जा रही है, माइनस में जा रही है, और डेट थ्रेशोल्ड आपका भले ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अरबपति खरबपति लोग हैं, बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली बिल्कुल, जीडीपी जो आपकी अगर गिर रही है, ऊपर जा रही है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनका अपना काम चल रहा होता है। उनका अपना काम तो चल रहा होता है, लेकिन आप जो है इंडिविजुअली जो है आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बढ़ते हैं औरंगजेब भाई की जानिब। औरंगजेब भाई, आप फरमाइएगा, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें, जो अभी बात हो रही है कि जब बड़ा आदमी तरक्की करे तो उसको चाहिए अपने साथ वालों को भी साथ लेके चले, ठीक है ना, उसको छोटा ना समझे, उसको साथ लेके जब साथ लेके चलेगा तो जाहिर है हमारे यहाँ जो है बेहतरी आएगी। बिल्कुल, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। मतलब साथ लेके आप किसी को भी अपने से कमतर ना समझे, हकीर ना समझे, आप सबको जो है साथ में रख के, लेकिन वो कहते हैं ना म्याना रवि रखे हर चीज में। हमारे यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोग बहुत आराम से जो है वो कह देते हैं कि ये बंदा जो है छोटा है, इसका मेरा से लेवल नहीं मिलता, ये है वो है। हम लोग इस दौड़ में लग गए। जब हमारे माशरे की ऐसी सोच हो जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी। आप लोग इस बारे में सोचें। आप लोगों तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा मादल के साथ। बिल्कुल, अगर इंडिविजुअल सतह पे देखें तो हम कुछ दोस्त थे, पहले हम लोग मुख्तलिफ लॉ फर्म्स में काम कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि अगर हम जो है मिलके अपनी एक लॉ फर्म एस्टेब्लिश करते हैं, जिससे हम उन लोगों को असिस्ट कर सकें जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब लोग हैं, अगर क्राइम में फंस रहे हैं या उनका कोई सिविल इशू है, तो हम उनको असिस्ट कर सके। हमने एक अपनी लॉ फर्म बनाई, लीगल एक्स लॉ एसोसिएट के नाम से। तो उसमें हम हमारे तकरीबन 40% हमारा बोर्ड है, केसेस हैं, वो हम प्रो बोनो बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर एग्रीव्ड हो तो हम उसको रियली मोर देन हैप्पी टू असिस्ट हिम। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एक थोड़ी सी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बिल्कुल बोल रही थी। आप प्रोग्राम का टाइम जो है वो ऐसा खत्म हो गया है कि बिल्कुल जल्दी जल्दी से हमें बात करनी पड़ेगी। जी, आपकी तवज्जो से कि जितने भी जो जुडिशरी है उससे कहूंगा कि खुदारा इंसाफ देना शुरू करें, ठीक है, ताकि सिस्टम चले। जो हमारी इसके अलावा जो पाक आर्मी फौज है, उनसे कहना चाहूंगा कि खुदारा आप अपने मामलात को देखें, मुल्क को जो है पॉलिटिशियन के हवाले कर दें, ताकि पॉलिटिशियन भी अपने हिसाब से काम करें। बिल्कुल सही बात, ताकि सिस्टम चले। जब सिस्टम चलेगा तो मुल्क चलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। बढ़ते हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने एकेडमी के पेरेंट्स से ये बात नहीं कहना चाहता, मैं पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ। खुदारा अगर आपके वसाइल नहीं है और आपके घर के अंदर 3 बच्चे हैं और आप एक बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, तो आप इदारे में आइए, इदारे में आके जो आप उनसे प्रिंसिपल से डिस्कस कीजिए, ताकि आपके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सके। और हमारा ये मुल्क जो है तालीम के बगैर नामुमकिन है, चलना। और मेरे इदारे के पेरेंट्स हैं, वो मेरे पास आए, मुझसे आके डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। ग्लोबल एकेडमी आपके लिए खड़ा है इंशाल्लाह ताला, आपके बच्चों को एजुकेट करेगा इंशाल्लाह, एजुकेट करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात होगी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन